हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मुझे जापान में होने वाले हैं 10 साल, यानी कि मेरा 10 ईयर एनिवर्सरी जापान में आज होने वाला है। ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जापान में मैं 10 साल रहूँगा, यहाँ पे मेरा करियर होगा, यहीं पर मैं मेरा लाइफ देखूंगा। ये मैंने 10 साल पहले नहीं सोचा था। मैं जापान में आया था 24 मार्च को, तो आज 24 मार्च है और मेरा जो पहला फोटो मैंने एयरपोर्ट पे निकाला था वो मुझे नोटिफिकेशन में आया था कि मैं इस दिन जापान में आया था बोल के। तो वो देख के मुझे रियलाइज हो रहा है हाँ यार, आज तो जापान में मैं आया था। एंड मैं भी शायद ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो मैं 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट वही कि आज मुझे वही आपको अपडेट देना था। और मैं आपके यूट्यूब के कमेंट भी पढ़ रहा था और एक कमेंट मुझे मिला है। तो लास्ट आई थिंक 1-2 वीडियो पहले उन्होंने कमेंट किया था मेरे व्लॉग के ऊपर, जिसमें कि मैंने मेरा लाइफ अपडेट दिया था एंड जो भी मेरा करंट अपडेट्स था उसके बारे में क्या क्या मैं अभी कर रहा हूँ, ऑल एवरीथिंग। इस वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया है और ये पढ़ के सीरियसली मुझे, जैसे आपको मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपके इस टाइप के कमेंट्स पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है। बहुत बड़ा लिखा है इन्होंने, तो आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पर एंड में उन्होंने वही लिखा है कि इट रियली हेल्प्स स्टूडेंट्स एंड ट्रैवलर्स हु आर प्लानिंग टू कम टू जापान। तो मेरी वीडियो से जैसे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है जापान में आने के लिए, और आप ऑलरेडी इंडिया में हो, इंडिया में रह के आपको सारे जो अपडेट्स है जापान से रिलेटेड, स्टडी, ट्रैवल, जॉब्स, वो सब आपको मेरी वीडियो से मिलती है। और मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आपको सच में मेरी वीडियो काम आते हैं। बाय द वे मुझे पिछले कुछ दिनों में जब मैं बाहर निकलता हूँ, स्टेशन पे जाता हूँ, मैं 1-2 दिन पहले ट्रैवल करने के लिए भी गया था एक जगह पे, तो वहाँ पर भी मुझे इंडियंस जो जापान में ट्रैवल करने के लिए आए थे मुझे मिलते हैं। लाइक हर स्टेशन पे इधर उधर जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं इंडियंस मिल जाते हैं और आके मुझे थैंक यू बोलते हैं। कल मैं मेरा जो घर के पास में ग्योमू स्टोर है वहाँ गया था, तो वहाँ भी मुझे एक मेरा सब्सक्राइबर्स मिल गया था। उन्होंने मुझे आके थैंक यू बोला कि तुम्हारे वीडियो देख के ही मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिला है जापान से रिलेटेड। तो ऐसे जब मुझे आपकी तरफ से प्यार मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब 10 साल तो मुझे यहाँ पर आके हो चुके हैं और आप में से काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि यार आपको भी ये क्वेश्चन लाइक इंटरव्यू में भी पूछते होंगे कि वाई जापान। ये बेसिक क्वेश्चन होता है। फिर आप कोई स्कॉलरशिप को अप्लाई करो, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, आपको ये क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं कि वाई जापान। तो मैंने मेरे काफ़ी वीडियोज़ में आपको मैं भी शायद बताया होगा कि मैंने जापान क्यों चूज़ किया, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा क्योंकि 10 साल कंप्लीट हुए तो मैं फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा था मेरे लाइफ में पीछे 10 साल पहले जाके। मैं पूरा सोच रहा था कैसे कैसे हुआ और मैं कैसे यहाँ पे लैंड हुआ। तो वाई जापान देखा जाए तो मेरा पर्पस था जापान में आके पीएचडी करने का। मैं मास्टर्स कर रहा था इंडिया में और वो होने के बाद में मेरा ड्रीम था कि मुझे पीएचडी करना है। अब मैंने चूज़ किया जापान। वो रीज़न सिंपल है, सारे मेरे जो दोस्त थे वो मास्टर्स के लिए जा रहे थे यूएस। 90% दोस्त मेरे सारे यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए थे, बट मुझे वो चीज़ नहीं करना था कि सब लोग वहाँ जा रहे हैं तो मुझे भी वहाँ जाना है। नहीं, मुझे चैलेंज अच्छे लगते हैं, मुझे कुछ नया करने में, चैलेंज लेके करने में अच्छा लगता है। तो मैंने तब सोचा था जापान में जाते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी था कि जापान में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और जो रिसर्च होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा था कि जापान के यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे, बट मुझे पता था कि जापान जाना इतना ईजी नहीं रहने वाला है क्योंकि वो टाइम पे बहुत कम लोग जापान में आते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने और लाइक वेबसाइट पे भी इतना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं था वो टाइम पे 10 साल पहले, बट ये तो पता था कि जापानीज़ सीखना है। तो फिर मैंने जापानीज़ पढ़ाई करना चालू किया। मेरा मास्टर्स करते करते मैं सुबह 6 बजे क्लास जाया करता था जापानीज़ का पढ़ाई करने के लिए, और जितना भी मुझे दिन में टाइम मिलता था मैं पढ़ाई करता था। तो वो मास्टर्स जैसे मेरा ख़त्म हुआ, जापानीज़ भी मेरा अच्छा खासा वो टाइम पे हो गया था। बट हुआ ऐसे कि पीएचडी तो मैं अप्लाई कर ही रहा था, मैक्स का तैयारी भी मैं कर रहा था, मैक्स का भी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाला था इंटरनेट से और उसकी भी मैं तैयारी पूरा चालू कर दिया था। बट होता है ना कि आप चाहते कुछ और, आपके साथ में होता कुछ और है। मैं चाहता था जापान में पीएचडी करने के लिए, वो टाइम पे मिल गया मुझे जॉब। तो ये मेरा लाइक शॉर्ट स्टोरी था कि मैंने जापान क्यों चूज़ किया था। बट होता है ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। आने से पहले मेरे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थे जापान से कि मैं यहाँ पर आके ऐसा वैसा। तो मैं जब यहाँ पर आया था तो मेरी ये पहली कंट्री थी जापान में। तो आने के बाद में मुझे जापान में कोई कुछ पता नहीं था कि कैसे यहाँ पे वर्क स्टाइल होता है, यहाँ का कल्चर कैसा है, फूड कैसा है, ऑफिस कल्चर कैसा है और सोसाइटी में कैसे माहौल है यहाँ पे, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं ब्लाइंडली जापान में आया था दोस्तों। जब मेरा प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ था मैंने घर वालों को बताया था कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे जाना है। तो घर वालों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे कभी ऐसे बोला नहीं कि वहाँ पे नहीं जाना है। ऑफकोर्स मेरे कुछ आसपास के रिलेटिव्स थे, उन्होंने थोड़ा घर वालों को बोला कि अरे मत भेजो, दूसरा देश है, लड़का कैसे वहाँ पे रहेगा एंड ऑल एवरीथिंग। घर वाले थोड़े लाइक ये हो गए थे, डर गए थे कि क्योंकि जब होता है ना कोई ऐसा बोल देता है तो। बट मैंने उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया था कि नहीं मैं करूँ, और उनको मुझ पर भरोसा भी था कि मैं कहीं भी चले जाऊँ मैं कुछ अच्छा कर ही लूँगा, अपने आप को मैनेज कर ही लूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा पहला वीक तो मेरे लिए बहुत ही लाइक शॉकिंग था क्योंकि
जैसे यहाँ पे मैं लैंड हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं था यहाँ पे कैसे होता है सिस्टम, मेट्रो कैसे यूज़ करना है वो भी मुझे नहीं पता था। तो मेरा ऑफिस चालू होने वाला था 1 वीक के बाद में, हमको 1 वीक पहले ही जापान में बुला लिया था। थोड़ा घर पर रेंट करना, वो इंकान स्टैम्प बनाना, बैंक अकाउंट खोलना, फ़ोन सिम कार्ड लेना, ये सब प्रोसेस करने के लिए हमको 1 वीक पहले ही जापान में बुला लिया था। वो सब हो गया था। तो मुझे बाहर अगर घूमने के लिए जाना है तो वो भी मुझे पता नहीं था कि कैसे जाना है, मेट्रो कैसे यूज़ करना है, प्लेटफॉर्म कैसे होता है, सुइका कार्ड क्या होता है वो भी मुझे यहाँ पर पता नहीं था। तो वो सब मैं धीरे धीरे सीखा। और जब मैं पहले दिन ऑफिस में गया तब भी मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था वो, क्योंकि जब आप पहले दिन ऑफिस में जाते हो आपको सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, पहले ऑफिस जाना पड़ता था, तो सब डिपार्टमेंट में जाके आपको स्पीच देना होता है, लाइक अराउंड 30 सेकंड या 1 मिनट का स्पीच देना होता है और जाके वो करना होता है सबको। तो वो पूरा आधा 1 घंटा प्रोसेस चलता है, वो भी मुझे पता नहीं था। स्पीच भी मैंने ऑन द स्पॉट वहाँ पे तैयार किया था। तो जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे उस टाइम पे सब लोग, हम हर डिपार्टमेंट में जाके जो टीम होती है सबको जाके इंट्रोडक्शन दिया, वो किया। वो कल्चर यहाँ पे बहुत बढ़िया है। और फिर हमारा 1 महीना ट्रेनिंग भी हुआ था, OJT बोलते हैं उसको, ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो वो भी हमारा हुआ। तो ऐसे धीरे 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 मेरा जो यहाँ पे लाइफ था वो सेटल होता गया। और सबसे बड़ी दिक्कत मुझे आई थी खाने में, क्योंकि जापान का जो खाना होता है वो इंडिया से अलग होता है। क्योंकि यहाँ आने तक मेरा जो खाना था वो इंडियन स्टाइल था, मेस पे खाता था मैं। यहाँ पे जैसे ही पहुँचा मैं, यहाँ पे मेस वेस कुछ होती नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे ऑफिस में ब्रेक हुआ 12 से 1 लंच ब्रेक होता है, टीम मेंबर्स हम सब जाते थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए। उदोन, रामेन, सोबा, बॉइल्ड ही होता है सब कुछ। तो वो जाके मुझे एक तो फूड पता नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी। मेनू कार्ड देखो, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, स्टाफ को बुलाओ, इसमें क्या है पूछो, बहुत स्टार्टिंग में दिक्कत होती थी काफ़ी। और मेरे टीम मेंबर्स बहुत सपोर्ट किया मुझे, यानी मुझे जो पसंद है उसी रेस्टोरेंट में वो जाते थे। और पहले मुझे पूछ लेते थे कि क्या खाना है, आज ये रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं, जाना है क्या, या फिर यहाँ जाना है। ऐसे मुझे पूरा मेरे हिसाब से वो मेरे पूरी जो टीम थी वो पूरा लाइक खाने के लिए पूरा मेरा केयर करके वो मैनेज करती थी। अब कल्चर जो डिफरेंस था ही यहाँ पे पिछले 10 साल में, जो कल्चरल डिफरेंस मैं यहाँ पे सीखा हूँ वो 1 साल तो मुझे पूरा सीखने को लगा था, बट उसके बाद में मैं यूज़ टू हो गया था। बट पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है, कल्चर हो गया, फूड हो गया, लैंग्वेज हो गया, चलो ये तो ठीक है आप धीरे धीरे सीख लोगे। बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ये हुई थी पहले स्टार्टिंग में, और अभी भी कभी कभी होती है, लोनलीनेस। होता है ना कि आप किसी और देश में रहते हो और वहाँ का कल्चर पूरा अलग होता है, सिस्टम पूरा अलग होता है, और वहाँ पर अगर आप लोनलीनेस फील करते हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आपके दोस्त, आपके फैमिली सब इंडिया में है और आप जापान में रहते हो, ऊपर से लोनलीनेस अगर हो रहा है तो बहुत दिक्कत होती है। और मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चंस 1-on-1 में भी काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है कि जो आपका लोनलीनेस है जापान में वो आप कैसे ओवरकम करते हो, राइट। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आप जापान में आ रहे हो और आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो आप यहाँ पर आपके हॉबीज़ बनाओ, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करो। चलो आप ऑफिस का काम तो कर ही रहे हो, बट उसी के साथ में आप कुछ हॉबीज़ बनाओ, जैसे कि आप जिम जा रहे हो, आप सिंगिंग सीख रहे हो, आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन किया हो, आपके कुछ जापानीज़ अगर दोस्त हैं उनके साथ में हैंग आउट करो, या इसके अलावा आपका और भी कुछ शौक़ हो सकते हैं उसको आप फॉलो करो। यानी ऑफिस के बाद में वो चीज़ आपको करना ही है। उससे क्या होगा, आपका जो लोनलीनेस है वो कम हो जाएगा। और बीच बीच में अगर आपको घर की याद आ रही है आप फ़ोन पे बात कर लो। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि अगर आपके कोई दोस्त भी है ना तो उनको अगर मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि भाई अगला वीक मिलना है तो पहले फ़ोन करो, भाई फ्री है क्या, तब मिलो टाइम लेके कि भाई हाँ इतने से इतने आपको मिलना है। इंडिया में तो भाई आप डायरेक्टली चले जाओ और घर के नीचे पहुँच के फ़ोन कर दो कि भाई मैं आया हूँ नीचे, आ जाते हैं। बट जापान में थोड़ा वैसा नहीं, थोड़ा उल्टा है। तो यहाँ पर लोनलीनेस का जो सिस्टम है उसको आपको ओवरकम करना है, और वो पिछले 10 साल में मैं कंप्लीटली कर चुका हूँ। बट कभी कभी मुझे भी लोनलीनेस फील होता है, बट उसका कोई सोल्यूशन, एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं है। आपको बस आपका जो हॉबीज़ है वो फॉलो करना है, आपका जो पैशन है वो भी फॉलो करना है, और आपका जो डेली मर्रा का काम है वो तो आप करते रहोगे। अब मैं अगर मेरे करियर की बात करूँ यहाँ पे, तो करियर मेरा तो बहुत ही बढ़िया रहा है। यहाँ पे जापान में जो करियर होता है वो थोड़ा स्लो ग्रो होता है। इंडिया में आप जल्दी ग्रो कर लेते हो, 2-3 साल में स्विच कर लो कंपनी, आप ग्रो कर लेते हो। बट जापान में वैसा सिस्टम नहीं, यहाँ पे स्लो ग्रोथ होती है। तो एज ए इंजीनियर मैं यहाँ पर अच्छा खासा ग्रो किया हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि मुझे अपने आप को स्किल अप कंटिन्यूसली करना पड़ा। यानी हर साल मुझे कुछ नया स्किल सीखना पड़ा था। उसके चलते मेरा धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे फील्ड में है वो है कि मुझे मल्टीटास्क यहाँ पे करना पड़ा है। जापान में ऐसा होता है कंपनीज़ में कि आप एक काम नहीं करोगे, अगर आपको एक स्किल आती है उसी पे आप पूरा काम नहीं करोगे, आपको अलग अलग टास्क सीखना पड़ता है। जैसे कि मैं पहले 4-5 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर था, जिसमें मैं अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम किया, क्लाउड, GPU उसके ऊपर काम किया। उसके बाद में मैं मैनेजमेंट की तरफ घुसा। तो अभी पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट मैं मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ एज अ प्रोडक्ट डेवलपर, बिजनेस डेवलपर।
जिसमें मैं अभी स्टेक होल्डर संभालना, वेंडर्स के साथ मीटिंग्स और लाइक उस टाइप के काम अभी मैं कर रहा हूँ। और एक सर्विस हम बना रहे हैं, उसको डेवलपमेंट में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आपको जापान में अगर जॉब कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसा ही है कि आप टेक्निकल करोगे, कुछ साल के बाद में आप सेल्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऐसे आप धीरे धीरे ग्रो करोगे। तो आपका जो करियर है वो एक ही कंपनी में यहाँ पे होता है। आप कंपनी छोड़ते नहीं, एक ही कंपनी आप जॉब करते हो तो आपका करियर वैसे अच्छे तरीके से ग्रो होता है। तो मैं बोलूँगा अगर आप जापान में आ रहे हो, कोई कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो, तो आप ट्राई करना कि सेम कंपनी में आप रहो, तो आप अच्छा खासा ग्रो कर पाओगे। मेरा कंटेंट क्रिएटिंग का जर्नी भी है, वो भी इतना कुछ सिंपल नहीं रहा है। पिछले काफ़ी साल से मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये जर्नी एक्चुअली काफ़ी सालों से मैं कर रहा हूँ। मैं 2018 से 2016 में तो मैं जापान में आया था। 2 साल तो मुझे एडजस्ट होने को लग गया था और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा लाइक कंटेंट क्रिएशन चालू किया था। तो सबसे पहले मैं फिटनेस के वीडियोस बनाता था यूट्यूब पे। अगर आप स्क्रॉल करके जाओगे ऊपर, सबसे पहले आपको कुछ वीडियोस फिटनेस के दिखेंगे। तो मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते थे कि यार बॉडी फैट कैसे कम करना है, वेट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन मुझे मेरे काफ़ी दोस्त पूछते थे एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि, और मैं सबको बताता था मैसेज करके फ़ोन पे, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के उन्होंने अगर पूछा तो उनको सीधा लिंक भेज दूँगा मैं। तो फिर मैंने वीडियो बनाना चालू किया। आई थिंक कुछ मंथ्स मैंने बनाया और उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं हो पाया मुझसे। फिर 2 साल तक चैनल बंद था। फिर वापस मैंने अराउंड 2021-22 में मैंने फिर से ट्रैवलिंग करना चालू किया था। मैं यूरोप में तब रहता था, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ पे घुमा। फिर सोचा कि चलो अभी व्लॉगिंग बनाते हैं। फिटनेस तो चलो ठीक है, मैं बनाते रहता हूँ, बट व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तब व्लॉगिंग स्टार्ट किया था और तब से लेके अभी तक मैं कंसिस्टेंटली, पॉसिबल होता है तो मैं वीडियो वगैरह बनाते रहता हूँ। तो ये मेरा जर्नी था और इसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेस मुझे आए। अब देखो, मैं ऑफिस का काम भी करता हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, बाकी और भी मेरे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। उसके साथ में मुझे वीडियो शूट करना, उसको एडिट करना, उसको डालना बहुत लाइक टफ हो जाता है। कभी कभी तो मैं दोस्तों में रात के 3-3, 4-4 बजे तक वीडियो एडिटिंग करते रहता हूँ और फिर सुबह वापस 8 बजे उठ के ऑफिस का काम करो। तो ये बहुत मेरे लिए टफ़ हो जाता है। बट पता है सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे क्यों आता है? क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर, मुझे काफ़ी जो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं मिलते आके और मुझे जब थैंक यू बोलते हैं कि यार तुम्हारे वीडियो देख के हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, तो वो सोच के ना मैं और अपने आप को पुश करता हूँ कि यार मुझे कोई देख रहा है, उनको कुछ नॉलेज मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मुझे वीडियो बनाना है, उनके लिए बनाना है, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये दिमाग में रख के मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। फिर भले रात के 3 बजो, 4 बजो या सुबह हो जाओ, मैं वीडियो एडिट करता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। और आगे भी मैं जितना मुझसे पॉसिबल होगा, ऑफ कोर्स मैं थोड़ा बिजी स्केड्यूल रहता है और अभी बीच बीच में थोड़ा वीडियो भी थोड़ा डिले हो सकते हैं, बट जितना पॉसिबल मुझसे होगा मैं आपके लिए जापान से रिलेटेड जितने भी नॉलेजेबल वीडियो हो, ट्रैवल से हो, फिटनेस के हो, जितने भी वीडियोज़ हो जो आपको हेल्प कर सके आपको ग्रो करने के लिए, वो मैं ज़रूर बनाते रहूँगा। और आप में से तो काफ़ी लोग जब मेरे 500 के या 1K 2K थे तब से मुझसे जुड़े हुए अभी भी कमेंट करते हैं मुझे। वो ये देख के तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है कि यार अभी तक आप लोग मुझसे जुड़े हुए, आप मुझे पूरी जर्नी देख चुके हो और आप मुझे एज अ फैमिली मेम्बर लगते हो। तो जो लोग अभी भी जुड़े हैं, जस्ट रिसेंटली जुड़े हैं, वो भी मेरे लिए फैमिली ही है। और जो लाइक स्टार्टिंग में जुड़े थे, जब मेरे 10K 50K 1K थे तब से जुड़े हुए, वो भी मुझसे उतने ही करीब है। जापान में 10 साल रह के मैं काफ़ी लेसन सीखा हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस होता है टाइम का। आप टाइम को जितना वैल्यू करोगे आप उतना यहाँ पे ग्रो करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। ये मैं पिछले 10 साल में सीख चुका हूँ और आगे भी मैं इसको कंटिन्यूसली फॉलो करने वाला हूँ। और मैं सबको यही एक सोल्यूशन देता हूँ कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मोटिवेशन कैसे पैदा करना है। अब देखो, मोटिवेशन तो लाइक आप किसी का वीडियो देखोगे, कुछ मूवी देखोगे, गाने सुनोगे, वो टेम्प्रेरी मोटिवेशन होता है। बट एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, अंदर से जो आता है ना, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मोटिवेशन आप हमेशा अंदर से लाओ, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, जो मैं जापान में रह के सीखा हूँ और जिससे मैंने अपने ऊपर काफ़ी रिजल्ट देखे हैं। तो अगर आप लाइफ में कुछ भी चीज़ चालू कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते जाओ। लाइक कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होने वाली है। आपको अगर कुछ लाइफ में अचीव करना है तो आपको उसको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए उसको करना पड़ेगा। और वो चीज़ मैंने जापान से सीखी है। तो अगर आप जापान में आओगे, रहोगे यहाँ पे, तो आप ज़रूर अपने लाइफ में ना एक, अगर आप जापान में रह भी रहे हो अभी, तो आप ये ज़रूर फॉलो करना, कंसिस्टेंसी। और दूसरा है टाइम। आप टाइम को जितना वैल्यू दोगे, टाइम आपको उतना वैल्यू देगा। ये चीज़ भी मैं जापान में रह के सीख चुका हूँ। और दूसरी बात, इकिगाई और रिस्पेक्ट फॉर अदर, ये भी मैं बहुत सीखा हूँ जापान में, क्योंकि आई लाइक पीस। मुझे ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं है या किसी के काम में दखल अंदाज़ी करना। तो ये चीज़ मैंने जापान में सीखी। जापानीज़ लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी को परेशान नहीं करते। यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। अगर आपको कुछ काम करवाना है
तो यहाँ पे कुछ वो मामा चाचा पहचान वगैरह वो कुछ यहाँ पे सिस्टम है ही नहीं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। और दूसरी बात, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस तो है ही, मैंने आपको बहुत बार बोल ही दिया है कि लैंग्वेज के बगैर यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो तो चलो ठीक है, आपको नहीं आ रही लैंग्वेज ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है 10 साल उससे ज़्यादा भी आपको अगर जापान में रहना है, सेटल होना है, तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आप जापान में अभी आने का प्लान कर रहे हो तो लैंग्वेज आप ज़रूर सीख लेना। अभी मैं आया था दोस्तों डोंकी में, बहुत कुछ सामान लिया है। अभी आपको घर जाके बताता हूँ क्या क्या लिया है। बाय द वे, अभी साकुरा का सीज़न आ गया ना, यहाँ पे नकली पेड़ लगा के रखे हैं साकुरा के। ये डोंकी ऑलमोस्ट 4 से 6 फ्लोर का, हर फ्लोर पे इतने सामान है ना, आप देख देख के थक जाओगे। मैं आधे 1 घंटे से घूम रहा हूँ इसके अंदर, स्टिल मन कर रहा है और सामान लूट पड़प निकलते घर के लिए। वहाँ पे 1-1.5 घंटा मैंने टाइम स्पेंड किया और आते ही मेरा सिंगिंग क्लास था 1 घंटा, और उसके बाद तुरंत मेरा था 1-on-1 जस्ट 1-on-1 ख़त्म हुआ है और आते ही अभी 1:30 बजने को आ रहे हैं और मैं सोने को जाना था। बट आपको बता देता हूँ कि मैंने वहाँ से क्या क्या लाया है जल्दी से। तो पहले जो मैंने लाया है ये रेड बिन रिफ्रेशिंग पोर मास्क, उसका ये पैक है, इससे जो पोर्स वगैरह वो अच्छे हो जाते हैं। ये मेड इन कोरिया का है। वैसे कोरिया के प्रोडक्ट्स वैसे बहुत अच्छे होते हैं, जापान में बहुत ज़्यादा चलते हैं कोरिया के प्रोडक्ट्स। दूसरा मैंने ये लाया था टोन UV सेल्स, ये आई थिंक ये बहुत फेमस है, शायद आपको पता होगा। ये UV रेस को लाइक प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन में जापान में बहुत यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में ये COSRX का ये वाला लिया है मैंने, पेप्टाइड स्किन बूस्टर, ये भी सुबह और सोने से पहले। उसके बाद में ये रेटिनॉल, सेम COSRX का रेटिनॉल। एंड ये डॉक्टर जी का, ये भी मैंने फेस क्रीम लिया है रात में लगाने के लिए। एंड ये वाला विटामिन C3, तो ये COSRX, ये भी लाइक कोरिया का ही है, बहुत ही हाई सेलिंग प्रोडक्ट है। ये आउट ऑफ स्टॉक होता है जापान में ज़्यादातर, तो ये मुझे मिल गया आज। तो ये मैंने विटामिन C तो मैं काफ़ी लगाता हूँ, तो ये वाला ब्रांड भी मैंने इस बार चेक किया। और ये एलोवेरा का, ये ना एक्चुअली अलग चीज़ है, ये मुझे आज थोड़ा नया दिखा वहाँ पे आँखों के नीचे से लगाने के लिए, तो बढ़िया है ये वाला चीज़ भी। और भी है काफ़ी कुछ। हाँ, मेन चीज़ ये है फेस मास्क रेटिनॉल का। जापान में फेस मास्क ना बहुत ज़्यादा चलते हैं, इतने वैरायटी के फेस मास्क थे वहाँ पे, मैं तो लाइक कंफ्यूज हो गया कौन सा लेना है। बट रेटिनॉल लाइक एंटी एजिंग के लिए अच्छा होता है, तो मैंने ये वाला ले लिया। अब आप बोलोगे कि भाई इतना सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स और भी इसके अंदर इतना सारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्यों लिए हो? तो एक्चुअली आई लाइक हेल्थ पे बहुत लाइक इन्वेस्ट करता हूँ, साथ ही मैं फेस प्रोडक्ट्स पे भी मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। और आज वैसे स्पेशल मोमेंट था, 10 सालों में हुए, तो मैं सोच रहा था कि क्या स्पेशल किया जा सकता है। अब पार्टी वार्टी तो मैं ऐसे कुछ करता हूँ नहीं स्पेशली, तो क्या करते, तो मैं सोचा कि चलो अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, स्किन वगैरह मैं ध्यान देता हूँ। वैसे तो बालों का भी मैं काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करता हूँ, इस बार चलो स्किन का कुछ लेते हैं। तो ये थोड़ा महंगा हो गया आज बट एनीवे चल जाएगा, काफ़ी महीनों तक इसको अभी यूज़ करेंगे। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले बस मुझे आपको यही बताना है कि जापान ने मुझे कैसे चेंज किया, कैसे मैं यहाँ पे ग्रो किया हूँ और कैसे मैंने अपने आप को यहाँ पर 10 साल में बिल्ड किया है। तो आई नो आप में से काफ़ी लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो जापान में आने के लिए, या जस्ट अभी जापान में आए हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो ऐसी रखो कि आने वाले कुछ साल में आप अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो। ऑफकोर्स आप ऑफिस से काम करोगे, बट उसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप को स्किल अप करते रहना है, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और साथ ही में आपके घर वालों का भी आपको ध्यान रखो, मैं ऐसा बोलूँगा। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ जापान के लिए भी, और जो मेरा जर्नी रहा है, मैं 0 से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो बीच में मुझे जो मेरे साथ में जो अप एंड डाउन्स हुए हैं, जो भी मेरा सीखा हूँ मैं, जिन लोगों से भी मुझे गाइडेंस मिला है, मैं सबके लिए ग्रेटफुल हूँ। और जापान से भी मैं बहुत कुछ सीखा हूँ यहाँ पर, तो उसके लिए भी मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। और आने वाले टाइम में भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस हो गए, जितना भी मेरे तरफ से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपके जर्नी के लिए, वो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, ताकि आपका जो ड्रीम है जापान में आने का, यहाँ पे रहने का, वो मैं जैसे कंप्लीट किया हूँ, मैं मेरे तरफ से आपको जितना भी नॉलेज दे सकता हूँ मैं वो देने की कोशिश करूँगा। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरी आंखें बहुत लाल हो चुकी है, बहुत नींद आ रही है, गला भी सूख चुका है अभी बस
सोने के लिए जाऊँगा। बाय द वे मेरा कंपटीशन अभी जल्दी आने वाला है। आई थिंक 4 वीक्स बचे हुए हैं। तो आजकल मेरा शायद आपको मेरा गाल भी काफ़ी अंदर दिख रहे होंगे, क्योंकि मेरा अभी ऑलमोस्ट 6 किलो वज़न कम हो चुका है। अगर आप नोटिस किया होगा 6 किलो वज़न कम है, तो मेरा एनर्जी भी अभी थोड़ा जल्दी कम हो जाता है, क्योंकि डाइटिंग स्ट्रिक्ट चल रहा है, वर्कआउट एकदम हाई इंटेंसिटी पे चल रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको मेरा कंपटीशन का भी व्लॉग जल्दी देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है वो टाइम पे भी। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।